स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा था राइजिंग 1857 रेवोल्यूशन, उसका ही अगला पार्ट में बता रहा। डिसकाउंटमेंट एंड अनरेस्ट हैड बीन, आज मिलिट्री कोजेज की बात कर रहे हैं भाई हम, माउंटिंग अमंग द इंडियन सोल्जर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर द ब्रेकिंग आउट ऑफ द रिवोल्ट। द इंडियन सोल्जर were not provided with the same facility as those of their British counterparts। यानी कि जो भारतीय जो सैनिक थे उनको अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके बराबर किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। Their salary and allowance were much less than those of the British soldier। उनकी जो सैलरी थी, उनके जो अलाउंस थे, वो सब ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनसे क्या थे, बिल्कुल ही कम थे। द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स टुवर्ड्स द इंडियन सोल्जर वॉज ऑफ डिरेस्पेक्टफुल। जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका जो रवैया था वो भी कैसा था, अपमानजनक था। दे डिड नॉट ट्रस्ट द इंडियन सोल्जर्स and would often hurt their self-respect। By 1840, the sense of social racial superiority had started rising rapidly। 1840 के बाद में धीरे धीरे उनमें सुपीरियरिटी है वो बढ़ती हुई आ गई। Among the British officers, they considered the Indian soldier to be an inferior race and did not care for their feeling। धीरे धीरे क्या हो गया, उनके अंदर जातीय भावना ज़्यादा प्रबल हो गई और उन्होंने किसी भी प्रकार के उनकी केयर करनी, उनकी भावनाओं की कदर करनी क्या कर दी, बंद कर दी। अब्यूजिंग एंड फिजिकल वायलेंस हैड बिकम ए कॉमन थिंग। गाली देना, उनको शारीरिक प्रताड़ना करना, ये कॉमन बात हो गई। Consequently, distance between the soldiers and the officers started widening and trust was replaced by mistrust। The Indian soldier recruited in the company's army were an inseparable part of Indian society। Like the common masses, they too were hurt by the drain of Indian wealth, economic exploitation, destruction of Indian industry, trade, commerce, spread of Western education, propagation of Christianity, and the British policy of interfering in the social and religious matter of the Indian। यानी कि इस तरह के जो सिस्टम है वो थे, ये लोग काफ़ी परेशान थे इन बातों से। कैसे, जो उस टाइम पर उनका जो आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनका जो इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी, उनके व्यापार ख़त्म हो रहे थे और वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा बढ़ रही थी, क्रिश्चियनिटी ईसाईकरण ज़्यादा हो रहा था, ये सब चीज़ें उनको परेशान है वो कर रही थी। अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्र, द सीपीओ वॉज इन फैक्ट ए पीजेंट इन यूनिफॉर्म। इफ दे आर नियर एंड डियर, one suffered from the destructive economic consequence of the British rule। मतलब जो सिपाही थे ना, मैक्सिमम क्या थे, वो लोग थे जो मतलब पीजेंट फैमिली से थे और किसी न किसी मैटर में वो इस चीज़ को महसूस कर रहे थे। It should be remembered that there were close link between the CPO and the rural population in North India। Most of the CPOs of the Bengal army were recruited from the village of Awadh and Eastern उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम जो आर्मी के अंदर जो लोग थे ना, वो उत्तर प्रदेश के जो अवध के जो रीजन के लोग थे। Many of they were Brahmins और from the upper caste। लगभग क्या थे, ब्राह्मण थे और या उच्च जाति से संबंधित थे। अवध वॉज नोन एज द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। अवध जो है ना,
उसको बंगाल सेना की क्या है नर्सरी पौध कहा गया था। भाई यहाँ से सेना है वो ज़्यादा बनी। Thus the chains and threats felt by the family of the CPU around them were also quickly perceived by the CPU. Similarly, the rapidly increasing discontentment among the CPU could easily be found reflected in the village too. The British officers would unduly interfere in the personal life of the CPU. यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो अननेसेसरी ही बगैर बात ही इनके जो मामले थे उनमें क्या करने लग गए, इंटरफेयर है वो करने लग गए। The British officers would unduly interfere in the personal life of the CPU. All these factors gave continuous rise to the discontentment among the soldiers, and they had no option but to follow the path of revolt. अब ये सब चीज़ें जब हुई तो इनको देखते हुए उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था रिवोल्ट को छोड़ के, यानी कि रिवोल्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो। Increased ratio of Indian soldier. There was a big disparity between the number of Indian and European soldiers. In 1856, the British soldiers in a large number were withdrawn from India to take part in the Crimean War. However, new English troops were not sent to India to fill the vacancy that had been created. At the time when Lord Dalhousie left India, the number of the Indian soldier was 5 times more than that of the British soldier. यानी क्या हुआ कि जो क्रीमिया वॉर हुआ उसमें बहुत ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ी, तो भारतीय सैनिकों को उसमें शामिल किया गया। और लॉर्ड डलहौजी ने जब इंडिया छोड़ा तो उस टाइम पे इंडियन जो सोल्जर हैं वो ब्रिटिश सोल्जर से 5 टाइम ज़्यादा थे, 5 गुना ज़्यादा थे। It boosted the self-confidence of the Indian soldier, and they got ready to rise against the British. और ये क्या हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए। Faulty distribution of troops. The distribution of troops in different parts of the country was faulty. In some parts of the country, the number of troops present was in excess, whereas in some other part it was very small. There were 151,361 soldiers in Bengal, but in Punjab the number amounted to 40,000 only. A large portion of army had been sent to northwest between Allahabad and Calcutta. There was only one British regiment at Dinapur, Allahabad, Kanpur and Delhi, which were of the considerable strategic importance, were left entirely in charge of the Indian troops. The Indian soldiers were also aware of the weak military position of company at many places, and they wanted to utilize his opportunity. जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये क्या था भाई, GSE. In 1856, during the Governor Generalship of Lord Canning, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट वॉज पास। तो एक नंबर को तो ये हो गया, ये एक्ट किसके टाइम पे और कब पारित हुआ, 1856 में हुआ। And under which every new recruit undertook to serve anywhere in India and even overseas. According to the religious belief of the Hindu, crossing the sea was liable to destroy one religion and caste. क्या था कि भाई एक एक्ट पारित हुआ कि हर किसी कैंडिडेट को समुद्र पार जाना पड़ेगा।
लेकिन भारतीयों के लिए क्या थे ये चीज़ें, धर्म के और जाति के क्या थी, खिलाफ थी। इट कोज स्ट्रॉन्ग डिसकंटेंटमेंट अमंग द हाई कास्ट हिंदू, और ये एक जो उच्च जाति के जो हिंदू थे ना, उनमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा फैली हुई थी। फिर कुछ एक रूमर्स, स्प्रेड ऑफ रूमर्स एंड प्रोफेसीज, इमीडिएट कॉज ग्रीज कार्टल्स, जो चर्बी वाले कारतूस थे। Rumors and prophecies against the British rule had started spreading since the year 1856. Undoubtedly, these rumors and prophecies played a vital role in the outbreak of the revolt. In 1856, the government decided to replace the old gun by the new Enfield rifle. जो पुरानी जो बंदूकें थे ना, उनकी जगह उन्होंने नई राइफल है वो बना दी। The top of the cartridge of this rifle was to be removed by the mouth before it's being loaded in the rifle. क्या कि इसके अंदर जो बुलेट जो गोली डलती थी ना, उसके एक पार्ट को मुंह से काटना पड़ता था और फिर वो उसमें लोड है वो होती थी। In January 1857, a rumor spread rapidly in Bengal regiment that the cartridges were greased with the fat of the cow and the pig. 1857 के अंदर जनवरी में एक अफवाह फैल गई बंगाल रेजिमेंट में कि भाई जो ये कार्ट्रिज है ना, इसके ऊपर जो स्किन लगी हुई है वो गाय की और सुअर की चर्बी है। The British tried their best to convince the soldier that it was not so, but in vain. लेकिन वो नहीं माने। The rumors continue spreading like wildfire across the CPO line of North India. और ये अफवाह बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या हो गई, फैल गई। We come to know about the origin of this rumor from the report of Captain Wright, commandant of the Rifle Inspection Depot. एक जो कैप्टन राइट जो थे, कमांडेंट थे, वो किसके, राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के, उनकी रिपोर्ट आई। द रिपोर्ट वेल्स दैट इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 1857, जनवरी के तीसरे सप्ताह में आई वो। उसमें लिखा होता है, लो कास्ट खलासी वर्किंग इन द मैगजीन इन दमदम रिक्वेस्टेड ए ब्राह्मण सीपीओ फॉर सम वाटर। उसने एक मतलब कहा कि भाई मेरे को पानी दे दो थोड़ा। बट द ब्राह्मण सीपीओ रिफ्यूज टू लेट हिम ड्रिंक वाटर from his lota, saying that the touch of a low caste person would defile his lota. उसने कहा कि मैं उच्च जाति का आदमी आपको पानी पिलाऊंगा कि मेरे लोटे से। According to the report, the खलासी in turn answered the ब्राह्मण सीपीओ saying, तो उसने जो ब्राह्मण जो सिपाही था उसको आंसर दिया क्या, you will soon lose your caste, as ere long you will have to bite cartridges covered with the fat of cow and pig. जल्दी तुम्हारी जाति है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो तुम बंदूक के अंदर गोली डाल रहे हो ना, इसके ऊपर जो मांस लगा हुआ है वो गाय का और सूअर की चर्बी का है। Though the veracity of this report cannot be ascertained, it is true that once the rumor started. अब इस बात पे तो कुछ वो था ही नहीं कि भाई एक्चुअली में ये बात सच भी थी या नहीं थी, लेकिन ये रूमर बन के फैल गई। द ब्रिटिश could not restrict its spread in spite of their untiring efforts. At the same time, the rumor also spread like a wildfire in North India that the British, in order to destroy the caste and religion of the Hindu and the Muslim, had mixed the powder of the bone of cow and pig into the flour that was being sold in the market. इसके साथ में एक रूमर और भी फैल गया कि ब्रिटिशर जो है उन्होंने जो आटा है फिलहाल जो आ रहा है उसके अंदर एक हड्डियों का चूरा मिला रखा है और वो आपके धर्म को, जाति को नष्ट करने वाला है। In the cantonment and the city, the CPO and the common people refuse even to touch this floor.
मतलब आटे को उन्होंने लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया. द रूमर स्प्रेड इन द नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री that the British wanted to convert Indian into Christianity. The British officers tried their best to convince the masses that the rumor was baseless, but in vain. ये क्या है, रूमर बेसलेस है, कोई इसका आधार नहीं है. The prophecy that the British rule would come to an end on the centenary of the Battle of Plassey inspired the people to take the next step for some greater action. एक ये भी था कि प्लासी के बाद में इनको लंबा टाइम हो गया, जैसे 100 साल का टाइम हो गया, और इनके 100 साल का राज अब क्या हो जाएगा, ख़त्म. Beside these rumors, report of the chapati being distributed from village to village were coming from various part of North India. उत्तर भारत में एक और भी रूमर था, भी कोई आदमी घर घर जाके, गांव जाके रोटियां बांट रहा है. It is said that a person at night would hand over a chapati to the village watchman with the instruction that he would get 5 more chapati prepared and would send them to the next village. वो एक देगा, उसके बाद में उसको 5 उसमें और जोड़ के आगे देनी पड़ेगी. In this way, this process would go on. The historian opined that although the meaning and purpose of the distribution of the chapati was neither clear at that time nor it is today, but there is not an iota of doubt that this process was a clear indicator of the following up ahead. अब क्वेश्चन ये आएगा हमारा, भाई वाई बिलीव द रूमर्स, अफवाहों में विश्वास क्यों. हेयर वी कम अक्रॉस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज टू वाई द पीपल बिलीव इन सच रूमर. वी शुड नो दैट हिस्ट्री डज नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू रूमर्स एंड prophecies. In other words, it can be said that in history the significance of the rumors and prophecies cannot be judged on the mere basis whether they were factually correct or not. एक्चुअली क्या है कि जो रूमर्स अफवाहें होती हैं वो कहाँ से चली, कहाँ तक गई, इतिहास में इन चीज़ों के बारे में कभी पता चलता ही नहीं है. ये सच है या नहीं है क्लियर हो ही नहीं पाता. However, it should also be kept in mind that the rumors circulate only when they resonate with the deep fear and suspicion of the people. जो अफवाहें होती हैं ना, वो व्यक्ति की जो अंदर का जो डर होता है वो उसको दिखाती हैं, और उसी डर के हमारे लोग अफवाहों हैं उनका सहारा लेते हैं. The rumors of the prophecy reflect the mind of the people. They indicate the fear and apprehensions, faith and conviction of the common people. They also make us know as how did the people think about the existing system, or how did the common masses react to those systems. The rumors and prophecies spreading quickly in the beginning of 1857 can be evaluated easily in the context of policy adopted by the British in the 1820s. As has already been mentioned, some liberal and humanist British administrators got to become conscious of the orthodox tradition. मेन जो ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने इसको रूढ़िवादिता, जो परंपरागत जो मैटर है उसके अंडर देखा. द सोशल एविल प्रिवेलेंट इन द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द थर्ड डिकेड of the 19th century. During the Governor Generalship of Lord William Bentinck,
some specific policy were adopted in order to reform Indian society by the instruction of Western education, Western idea and Western institution with the help of some enlightenment. The British established English medium school, college, university which imparted educate in Western science and liberal art. यानी कि ये इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे 1829 में सती सिस्टम हो गया, 1856 में विडो रीमैरिज हो गया। तो ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में थी कि भाई ये रियली में ऐसा कर सकते हैं।